हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि एक मास्टर के पास पहुंचे होते हैं रिक्वेस्ट करने की हमारी फैमिली बैंक करप्ट हो चुकी है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। मास्टर उन्हें सजेस्ट करता है एक लड़की जो कि ऑर्फनेज में है उसे अडॉप्ट कर लीजिए। वह उस लड़की को अडॉप्ट करने चाहते हैं बट वह लड़की वहां से जाने से पहले अपने बेस्टी को अपना नेकलेस दे देती है कि इसे हमेशा याद रखना, मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। और तभी उसी लड़की को बड़े होते हुए दिखाया जाता है। वह अपने डैड के लिए यहाँ पर उनका बर्थडे केक लेके जा रही होती है बट यहाँ पर वो उस घर की मेड्स उसे बाहर निकाल देती है उसके सामान के साथ। और यहाँ पर उनकी बायोलॉजिकल डॉटर निया भी उसे कहती है कि नैना तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। डैड भी बताते हैं कि अगर हमारे बैड लक के खातिर यह ना होता तो हम तुम्हें कभी अडॉप्ट ना करते। इवन निया तो उसे थप्पड़ लगा कर कहती है मेरी शादी अब इस शहर के सबसे रिचेस्ट पर्सन से होने वाली है तो हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर एक और लड़का होता है मास्टर का कोई डिसाइपल जो कि कहता है कि हाँ यह सही कह रही हैं, इन्हें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर नैना कहती है ठीक है मैं यहाँ जाने से के लिए तैयार हूँ पर उससे पहले तुम्हें मेरा नेकलेस लौटाना होगा। तो वह कहती है कौन सा नेकलेस, तो वह बताती है और वह उस नेकलेस को वहीं फेंक देती है और वहां से निकल जाती है। नैना उसे देखकर उन लोगों की तरफ देखती है कि यह कितनी अनग्रेटफुल फैमिली है जो मुझे इस तरह से सड़क पर छोड़ चुकी है। जिसके बाद हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि इस कहानी का मेन लीड होने वाला है और यह फू फैमिली का वारिस है जो कि अपने असिस्टेंट को सब अरेंजमेंट करने को कह देता है। और दूसरी तरफ मास्टर तक भी यह बात पहुंच जाती है कि उन्होंने इस लड़की को निकाल दिया है। कहते हैं क्या सिया फैमिली यहाँ पर बर्बाद होना चाहती है, मैंने उन्हें पहले भी कहा था उस लड़की को साथ में रखने के लिए। और नैना जैसे ही मार्केट से जा रही होती है उसके पास यहाँ पर लॉटरी बेचने वाली आती है, उसे अपने साथ ले जाती है। जैसे ही खरीदती है स्क्रैच करती है वह अमाउंट विन कर लेती है बट वह उससे और लॉटरी टिकट बाय करने की बात करती है। तो वह जैसे ही स्क्रैच करती है 1 बाय 1 वह प्राइजेस जीतते रहती है। सभी लोगों को लगता है यह लड़की तो काफी लकी है, इसलिए उससे सजेशन लेने लगते हैं कि हमें कौन सा टिकट बाय करना चाहिए। तो वह सभी को जैसे ही देती है सभी यहाँ पर 1 बाय 1 विन करने लग जाते हैं और उससे काफी खुश होते हैं। बट नैना को यहाँ पर हॉस्पिटल से कॉल आती है क्योंकि उसका बहुत ही रेयर काइंड ऑफ ब्लड था और यहाँ पर किसी को उसके खून की ज़रूरत थी। तो वह अग्री कर जाती है डोनेशन के लिए और वहाँ से निकल जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर निया के पास ब्राइडल गिफ्ट्स आ चुके थे और सभी लोग उनकी तारीफ के पुल बांध रहे थे और उनकी फैमिली तो बहुत ही इतरा रही थी। निया तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा खुश थी और यहाँ पर वह कोई मौका नहीं जाने देना चाहती थी नैना को डिग्रेड करने का। इवन उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर नैना की बुराइयां करने लगती हैं। दूसरी तरफ नैना तो यहाँ पर अपना ब्लड डोनेट कर रही थी। नर्स यहाँ पर उसे ब्लड डोनेशन का सर्टिफिकेट के साथ मनी भी ऑफर करती है बट वह मना कर देती है और यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट ले लेती है और कहती है मेरा बहुत रेयर ब्लड टाइप है तो आप हमेशा मेरा नंबर नोट रखिए। दूसरी तरफ उनकी फैमिली इतनी इतरा रही होती है। निया ने यहाँ पर आगे के लिए नैना को और डिस्ट्रॉय करने की कुछ प्लानिंग करके रखी थी जिसके बारे में वह मन ही मन सोच रही थी। अब बताती हूँ तुम इस शहर में कैसे रहोगी। और नैना जैसे ही कंपनी जाती है उसकी कलीग आकर बताती है तुमने तो बहुत ही कमाल कर लिया। वह कहती है यह मेरा लक था कि मैंने उनको सेव किया और मुझे वह प्रोजेक्ट मिल गया है, यह मेरी पूरी किस्मत थी। बट यहाँ पर मैनेजर आकर उससे कहता है कि तुम्हें मैं फायर करता हूँ। वह कहती है कैसे फायर कर दिया जाएगा मुझे, मैंने अभी प्रोजेक्ट लाया है। कलीग भी कहती है कि हाँ इसने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिया है बट मैनेजर तो उसका क्रेडिट खुद पे ले लेता है कि वह प्रोजेक्ट तो मैं लेके आया हूँ, तुम्हारा वह प्रोजेक्ट कब से हो गया। और यहाँ पर नैना के साथ बहस कर रहा था, इवन उसे ही प्लेगरिज्म का आरोप भी बताता है। तभी यहाँ पर वहाँ की सीईओ आ जाती है जो कि कोई और नहीं बल्कि निया होती है
और निया अभी अभी इस कंपनी की सीईओ बनी थी। वह उसे कहती है, देखा मैं कितनी चाहे उतनी कंपनियां खरीद सकती हूँ क्योंकि मैं मिस्टर फू की होने वाली वाइफ हूँ। तो सारे लोग शॉक हो जाते हैं, क्या तुम मिस्टर फू यानी कि इस सिटी के सबसे रिच पर्सन की होने वाली वाइफ हो? तो सब उसकी चापलूसी करने लग जाते हैं। मैनेजर तो उसके आगे पीछे घूमने लगता है और नैना की कंप्लेंट करने लगता है। नैना यहाँ पर खुद को एक्सप्लेन करने ही वाली थी, बट निया यहाँ पर पहले ही उसे टोक देती है और मैनेजर भी यहाँ पर नैना की मत्थे ही सारा का सारा इल्जाम मर देता है। सारे के सारे लोग यहाँ पर नैना पर ही इल्जाम लगाने लगते हैं क्योंकि उन्हें साफ साफ समझ आ रहा था निया और नैना की आपस में राइवलरी है, इसलिए यहाँ पर सारे के सारे नैना के खिलाफ हो जाते हैं और निया उसे बातें सुनाने लग जाती हैं कि मैं तुम्हें इस कंपनी से फायर करती हूँ। और वह अपना सारा सामान पैक करके जा ही रही होती है कि वह उसे नीचे गिरा देते हैं और सभी एम्प्लॉयज यहाँ पर उसकी तरफ देख रहे थे। एक लड़का मदद के लिए बढ़ता है बट उसे भी रोक लिया जाता है कि तुम होने वाली मिस फू के साथ पंगा नहीं ले सकते। तो नैना को तो यहाँ से जाना ही पड़ता है, जिसके बाद जैसे ही घर जाती है जहाँ पर वह रह रही थी वहां से भी उसका सामान निकाल दिया गया था। आंटी कहती है, अब तुम मेरी लोकेलिटी में यहाँ नहीं रह सकती। वह कहती है, मैंने आपको पूरा फंड पे कर दिया था। तो आंटी कहती है कि तुम यहाँ नहीं रह सकती और इसके पीछे भी निया का हाथ था, जो कि वहां आकर कहती है कि तुम इस घर में नहीं रह सकती। तो वह जितने पैसे उसने पे किए थे उनको मांगती है तो उसे वह लौटा दिए जाते हैं, वह भी नीचे गिराकर। तो बेचारी नैना को वहां से जाना ही पड़ता है और निया तो सोच रही होती है तुम्हें पूरे शहर में नहीं रहने देंगे। जैसे ही जा रही होती है यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि उसे टॉर्चर करने लग जाते हैं, उसका एक एक सामान निकालते हैं और जो पैसे उसने अभी लिए थे उसे भी चोरी करके ले जाते हैं। इवन उसे यहाँ पर इतना ज्यादा टॉर्चर और बुली कर रहे होते हैं, उसके ब्रेसलेट को भी नीचे गिरा देते हैं। पर वहां पर वह उसे जैसे ही छोड़ के जाते हैं वह सबसे पहले नेकलेस उठाती है और इसके पीछे भी तो निया का ही हाथ था, जो कि यहाँ पर आकर उसे बताती है कि देखा तुम मेरे बगैर कुछ नहीं हो, हमारी फैमिली के बिना। तो वह उसे कहने लगती है, मैंने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? मैंने तुम्हें कभी भी तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया, तुम इतना जुल्म क्यों कर रही हो? बट निया तो वहां से निकल जाती है। बेचारी नैना की हालत खराब हो जाती है। जैसे ही अगले दिन वह वहां से जा रही होती है यहाँ पर उसे एक और कंपटीशन के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में वह यहाँ पर उससे पूछने लगती है और वह लेडी यहाँ पर उससे कहती है, क्या तुम सच में यह कंपटीशन को ज्वाइन करना चाहती हो? तो 6 AM को बैंक्वेट हॉल में पहुंच जाना। और उस लेडी को यहाँ पर भेजने वाली निया ही होती है, जो कि यहाँ पर अपने साथ एक पर्सन को लाई होती है और उसे यहाँ पर उसका काम समझा रही होती है। वह कहता है, आप निश्चिंत रहिए, सब मैं हैंडल कर दूंगा। और जिस पर्सन को यहाँ पर नैना ने ब्लड डोनेट किया था यहाँ पर उसे यहाँ पर सीवियर एलर्जी हो जाती है, जो कि यहाँ पर डॉक्टर कहता है यह तो वैसी एलर्जी है जो कि एकदम डायरेक्ट बायोलॉजिकल रिलेटिव के ब्लड डोनेट करने पर होती है। तो वह पर्सन कहता है कि जल्द से जल्द मेरी बेटी को ढूंढिए, इसका मतलब वह अभी भी जिंदा है, हमें लगा था वह नहीं रही। तो वह अपनी अडॉप्टिव बेटी को यहाँ पर उसके बायोलॉजिकल डॉटर ढूंढने का काम देता है। और दूसरी तरफ बैंक्वेट हॉल का सीन बताया जाता है, जहाँ पर वह एज अ वेट्रेस काम करने पहुंच चुकी थी नैना और यहाँ पर अपनी कलीग को कह रही होती है कि मैं यहाँ पर अभी नई नई आई हूँ। और जैसे ही वो उसके लाइफ पार्टनर के बारे में पूछती है तो उसका सबसे पहले ध्यान जाता है उसके बेस्टी पर, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे से आगे चलकर शादी करने का प्रॉमिस किया था। बट यहाँ पर वह उसके सामने शर्मा जाती है और उसे यह सब बातें करने को मना करके जा रही होती है कि वही पर्सन जो निया के साथ था उससे टकरा जाता है, उसके कपड़े गंदे होते हैं तो वह उससे 1 मिलियन चार्ज करने को कहता है, क्योंकि उसके टेस्ट की कॉस्ट यहाँ पर 1 मिलियन थी। तभी यहाँ पर निया आ जाती है और कहती है कि क्या कर रहे हो,
तुम इस लड़की को बुली कर रहे हो। जैसे ही नैना को देखती है तो कहती है कि अरे माफ कर दो ना इसे, बट वह पर्सन कहता है कि पहले इसे यह वाइन पीनी होगी तो मैं इसे थोड़ा सा कंपनसेशन से लेस कर दूंगा। तो जैसे ही वह पूरी बॉटल खत्म करती है तभी भी वह उस पर जरा तरस नहीं खाता और कहता है कि अभी भी यह इनफ नहीं है, अभी भी मेरा गुस्सा खत्म नहीं हुआ, तो तुम्हें अभी मुझे सिर्फ 2 लाख युआन देना होगा। मैंने तुम्हारे लिए पूरा 80% डिस्काउंट कर दिया है। तभी यहाँ पर निया के डैड भी आ जाते हैं और यहाँ पर निया बढ़ा चढ़ाकर बातें करने लग जाती है। इवन वह पर्सन जबरदस्ती करने लग जाता है हमारी नैना के साथ और कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथों यहाँ पर उसे वहां से भिजवाने वाले होते हैं कि निया उसके पास आकर उसे कहती है कि मैं तुम्हारी हैप्पीनेस तुमसे छीन लूंगी। दूसरी तरफ यहाँ पर उन अंकल यानी कि जू फैमिली के जो अंकल होते हैं उनके पास रिपोर्ट्स पहुंच चुकी थी कि यहाँ पर उनकी बेटी ही वह लड़की है और वह अपनी बेटी यानी कि अडॉप्टिव डॉटर सिया को ऑर्डर दे देते हैं कि तुम्हें मेरी बेटी को ढूंढना होगा और उसने अब तक कितना सफ़र किया होगा, तो तुम्हें उसकी शादी फू फैमिली के साथ करानी होगी जो कि पहले से एंगेजमेंट हो चुकी है और ये जेड पेंडेंट तुम्हें अपने साथ ले जाना होगा जो कि शादी का टोकन है। तो वह तुरंत से वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है फू भी उस बैंक्वेट पार्टी में पहुंच चुका था, बट दूसरी तरफ यहाँ पर नैना बेचारी को तो वह पर्सन टॉर्चर कर रहा होता है, वह उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। नैना खुद को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी पर वह उसे मारे जा रहा था, इवन उसके साथ बहुत ही ज्यादा हैरेसमेंट कर रहा था। दूसरी तरफ निया की फैमिली तो अंदर एंजॉय कर रही होती है और वह इस बात से बड़े खुश हो रहे होते हैं कि नैना की जिंदगी तो आज डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तभी फू भी वहां पर पहुंच जाता है और सभी लोग फू को देखकर कहते हैं कि मिस निया की जिंदगी तो संवरने वाली है। जैसे ही यहाँ पर वह उसकी तरफ बढ़ रही होती है दूसरी तरफ नैना भी उस पर्सन से बचकर आगे निकलती है। भागते भागते वह सीधे लैंड करती है फू की बाहों में और जैसे ही फू उसके यहाँ पर फोरहेड पे वह निशान नोटिस करता है, उसका नेकलेस देखता है, वह समझ जाता है ये उसकी बचपन वाली फ्रेंड है और कहता है अरे ये तुम हो। और जैसे ही वह उसके मुंह से अपना लिटिल रैबिट वाला नाम सुनती है वह समझ जाती है यह वही पर्सन हो सकता है। बट उतने में वही मैनेजर वहां पहुंच जाता है और कहता है कि तुम इधर आओ और निया भी यहाँ पर उसकी बुराई करने लग जाती है। वह पर्सन यहाँ पर नैना को ले जाने वाला होता है बट फू यहाँ पर नैना की सपोर्ट में आ जाता है। यहाँ पर नैना बताती है एक्चुअल में मुझसे इनके कपड़ों पर वाइन गिर गई थी, मुझे इन्हें 1 मिलियन देने थे पर जैसे मैंने वाइन पिया तो इन्होंने मुझे सिर्फ 2 लाख युआन पे निपटा दिया है, पर मेरे पास अभी भी वह सब नहीं है तो ये जबरदस्ती कर रहे थे। तो फू यहाँ पर उसे अपना ब्लैक कार्ड दे देता है कि ये लो तुम्हारी मनी, बट अब मैं इस सूट को खरीद चुका हूँ, मतलब ये सूट मेरा हुआ। तो सारी की सारी वाइन को उसकी ड्रेस पर पोर करने लगते हैं तो वह पर्सन तो उससे माफी मांगने लगता है। यहाँ पर नैना के अडॉप्टिव डैड और मॉम भी नैना की बुराई करने लग जाते हैं, इवन निया भी बढ़ चढ़कर बातें करने लग जाती है और जिसके बाद यहाँ पर फू कहता है तुम लोग मुझे बताओगे मुझे क्या करना है, क्या तुम लोग मुझे अपने हिसाब से चलना सिखाओगे। तभी वह उनकी फैमिली के मुंह से निकलता है कि नैना उनकी अडॉप्टिव डॉटर थी और जैसे ही वह कहता है क्या नैना तुम्हारी अडॉप्टिव डॉटर है, क्या मैं सही सुन रहा हूँ, मतलब तुम यहाँ इनकी बायोलॉजिकल डॉटर हो। तो वह कहती है हाँ मैं बायोलॉजिकल डॉटर हूँ, तो क्या, तो आपका तो मेरे साथ रिश्ता हुआ था ना, हम दोनों एंगेज्ड हैं। बट वह कहता है नहीं, मेरा तुम्हारी फैमिली की अडॉप्टिव बेटी के साथ मैंने रिश्ता करने की बात कही थी, मैं कभी भी तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर से शादी नहीं करने वाला था। तो वह यहाँ पर नैना भी बताती है कि हाँ मैं इनकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ, पर जैसे ही इनकी फैमिली तरक्की करने लगी, यह लोग मुझे इसीलिए लाए थे ताकि इनकी
फैमिली में गुड लक आए, बट जैसे ही मैं यहाँ आई इन्होंने मुझे बेदखल कर दिया और भिखारी की तरह रहने पर मजबूर कर दिया। तो यहाँ पर डैड तो कहने लगते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और जैसे ही नैना वहाँ से जाने वाली होती है वो उसे रोक लेता है। निया गुस्सा करने लगती है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ हम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है, बट यहाँ पर फू उन लोगों की बकवास सुनता रहता है। यहाँ पर अंकल फू की चापलूसी करने लग जाते हैं कि तुम तो मेरे होने वाले दामाद हो, फिर इसका सपोर्ट क्यों कर रहे हो। तो फू यहाँ पर फिर से अपनी बात रिपीट करता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ नैना से शादी करने वाला था, और फिर से उसका नाम लिटिल रैबिट कहता है। तो अब यहाँ पर वो फ्री माइंड थी तो वो समझ जाती है कि यह पक्का उसका बेस्ट फ्रेंड है। तो यहाँ पर अंकल तो फिर से चापलूसी करने लग जाते हैं और नैना को अपनी बेटी एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं। बट यहाँ पर निया का ड्रामा शुरू हो जाता है कि इस लड़की के लिए आप मुझे बंधन करना चाहते हैं, बट वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी फैमिली ने मेरी नैना को बंधन कर दिया है तो मैं आपसे रिश्ता खत्म करता हूँ। और अंकल तो निया की रिक्वेस्ट करने लगते हैं, बट निया तो पागल हो रही थी। इवन वह नैना को मारने की धमकी भी दे रही थी। नैना कहती है आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ चुकी हो। तो यहाँ पर निया उसे मिस्ट्रेस कहती है। नैना भी कहती है कौन सी मिस्ट्रेस, ये मेरा बचपन का बेस्टी है, और अगर तुम मेरी एंगेजमेंट नहीं छुड़ाती तो ऐसा नहीं होता। इवन इस पर्सन को मुझे bully करने के लिए भी तुमने ही कहा था, और वह पर्सन भी यह कबूल कर लेता है कि हाँ इन्होंने मुझे पैसे दिए थे। तो यहाँ पर निया तो यह मानने से मना कर देती है, बट वह पर्सन सबूत सामने रख देता है तो सब लोग कन्विंस हो जाते हैं। निया तो इस बात से गुस्सा हो रही थी। यहाँ पर गार्ड्स निया को पकड़ लेते हैं। निया अभी भी चिल्ला रही होती है कि इन सब के पीछे तो नैना की गलती है, और नैना की शादी तो यहाँ पर फू फैमिली के साथ हो ही नहीं सकती। मैं इस शादी को कैंसिल करके रहूंगी। नैना तो यहाँ पर बहुत घटिया लड़की है, इवन उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा रही थी। तो नैना को भी गुस्सा आ जाता है, वो उसे थप्पड़ लगाकर उसे बातें सुनाती है। तभी यहाँ पर वहाँ निया पागल हो रही होती है, मॉम डैड से रिक्वेस्ट करती है। मॉम डैड यहाँ पर अब नैना से माफ़ी मांगने लगते हैं, पर नैना कहती है वह आप लोग ही थे ना जिन्होंने मुझे अबंडन कर दिया था, एकदम बेघर कर दिया था। तो मॉम तो गुस्सा करने लगती है कि तुम हमारी काइंडनेस का ऐसे बदला दोगी, इतनी सालों तक हमने तुम्हें पाला, क्या तुम उन 20 सालों को भूल चुकी हो। नैना यहाँ कहती है तो मैं आप लोगों से रिश्ता तोड़ देती हूँ। तो मॉम तो सीधे उसे थप्पड़ लगा देती है, और यहाँ पर वो कहता है क्या तुम सच में रिश्ता तोड़ना चाहती हो। बट आंटी कहने लगती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो अंकल यहाँ पर नैना के पास जाकर उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम हमारी फैमिली हो और यह नहीं बदल सकता। बट नैना अनाउंसमेंट कर देती है आज से और अभी से मैं यह निर्णय कर चुकी हूँ कि मैं आपकी फैमिली यानी कि सिया फैमिली की और भी ज़्यादा सदस्य नहीं रहने वाली हूँ, और मैं आप लोगों से अपने रिश्ते ख़त्म करती हूँ। निया तो यहाँ खुश होती है कि चलो अब यह मेरे घर की लड़की नहीं रही और मॉम डैड की इकलौती मैं ही लाडली होंगी। और फू भी अपने बंदों को ऑर्डर दे देता है कि शिया फैमिली से सारे प्रोजेक्ट छीन लिए जाए। मॉम तो यहाँ गुस्सा करने लगती है कि यह सब तो नैना की वजह से हुआ। डैड को भी कॉल पे कॉल आने लग जाती है कि उनके स्टॉक्स अचानक से फॉल कर गए हैं, और ये इस वजह से नहीं हुआ कि फू ने उनसे प्रोजेक्ट छीन लिया, बल्कि इस वजह से हुआ क्योंकि उन्होंने नैना को अपने घर से निकाल दिया है। और यह बात तो डैड समझ चुके थे, और उन्हें याद आता है मास्टर ने भी तो यही कहा था, इसलिए वह एकदम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि अब हम वापस से बैंकरप्ट होने वाले हैं। मॉम को भी यहाँ पर कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं कि उन्होंने जो ब्यूटी ब्रांड शुरू किया था वह भी अब ख़त्म होने की कगार पे है। तो मॉम भी यहाँ पर एकदम स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हैं और उनका ब्रेकडाउन हो जाता है।
यहाँ पर वो दोनों रिग्रेट करने लगते हैं अपने उस डिसीजन को जब उन्होंने नैना को अबंडन करने का सोचा था। तो यहाँ पर मास्टर को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि सिया फैमिली का कुछ नहीं हो सकता। मैंने उन्हें पहले भी कहा था कि वह लड़की उनके लिए लकी चार्म है, पर उन्होंने जाने दिया। और अब मॉम को भी तो याद आ चुकी थी मास्टर की बात, इसलिए नैना के पास जाकर दोनों मॉम डैड यहाँ पर रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि इन सब के पीछे मेरी गलती थी, यानी कि हमारी गलती है, निया को यहाँ जाने दो। बट निया यहाँ पर मॉम डैड को चीखने लगती है, तो डैड तो गुस्से में इस बार निया को थप्पड़ लगा देते हैं और उसे यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन में चलने को कहते हैं और नैना से माफ़ी मांगते हैं। बट नैना यहाँ पर फू को कहती है कि मुझे अब और भी ज़्यादा इस फैमिली में नहीं रहना है। और यहाँ पर अंकल और आंटी तो गुस्सा हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं फू फैमिली के ग्रैंडपा, जो कि यहाँ पर फू को चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से किसी भी लड़की के साथ रैंडमली एंगेजमेंट करने की। मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारी एंगेजमेंट ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, जो कि और किसी के साथ नहीं बल्कि यू कंपनी के साथ है, और यू कंपनी की बेटी ही तुमसे शादी करने के बिल्कुल काबिल है। और इस बात से तो निया हंसने लगती है कि तुम मुझे छोड़ के गए थे, लो अब तुम अपने प्यार को भी नहीं पाओगे। तो वो यहाँ पर अपने ग्रैंडपा से अपोज करने लगता है कि मैं यहाँ पर यू फैमिली से बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाला हूँ। बट ग्रैंडपा कहते हैं कि शादी तो तुम्हें उधर ही करनी होगी, आखिरकार वही लड़की तुम्हारे लिए एकदम काबिल है और तुम यूं ही किसी भी रैंडम सी लड़की से शादी नहीं कर सकते, और लिली ही तुम्हारे लिए काबिल है। और यहाँ पर वह भी सोच में पड़ा होता है क्या मुझे उनकी बातों को सुनना चाहिए। तभी यहाँ पर यू फैमिली की अडॉप्टिव डॉटर आ जाती है और यहाँ पर वह एकदम ग्रैंड एंट्री ले लेती है। जैसे ही यहाँ पर ग्रैंडपा की बातें बताई जाती है, यहाँ पर नैना उनकी बातों से बिल्कुल कन्विंस हो चुकी थी, इसलिए वह कहती है ठीक है मैं इसे जाने देने को तैयार हूँ। वो भी शॉक हो जाता है कि आखिर यह क्या बातें हो रही है, इसलिए ग्रैंडपा को अपोज करने लगता है। बट ग्रैंडपा कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तभी यहाँ पर एंट्री ले लेती है लिली, यानी कि यू फैमिली की अडॉप्टिव डॉटर, और सभी लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। लिली भी ग्रैंडपा को यहाँ झुक कर प्रणाम करती है और उन्हें कहती है कि मैं यू फैमिली की डॉटर हूँ। यहाँ पर ग्रैंडपा तो उससे मिलकर बड़े खुश होते हैं और यहाँ पर यू की यानी कि लिली भी कहने लगती है कि मैं उस एंगेजमेंट के बारे में बात करने आई हूँ, और वही जेड पेंडेंट यहाँ पर दे देती है। यहाँ पर उसके डैड ने तो उसे भेजा होता है उसकी बायोलॉजिकल डॉटर की एंगेजमेंट के बारे में बात करने के लिए, बट यहाँ पर वह खुद की ही बात कर लेती है और ग्रैंडपा भी यहाँ पर उसकी शादी अपने पोते से फिक्स कर देते हैं। उन्हें तो लग रहा था कि यही यू फैमिली की इकलौती बेटी है, बट फू इस डिसीजन को अपोज करता है क्योंकि वह अपनी लव ऑफ लाइफ से ही शादी करना चाहता था। बट यहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं कि अरे लिली बेटा तुम निश्चिंत हो जाओ, तुमसे ही उसकी शादी होगी। और लिली तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा विलन माइंडेड थी कि वह अपने डैड की बिल्कुल नहीं सुनती और अपनी ही शादी यहाँ पर फू से फिक्स कराती है। बट फू यह सब नहीं चाहता था, बट ग्रैंडपा गुस्से में होते हैं। नैना भी यह सब बातें जाने देना चाहती थी, बट फू उसे रोक के कहता है रुको अभी। और यहाँ पर लिली भी गुस्से में होती है कि अच्छा अगर फू नहीं चाहता है यह शादी हो तो मैं भी यह शादी कैंसिल करती हूँ। तो ग्रैंडपा तो यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं और फू भी नैना को कहता है कि तुम रुको मैं ग्रैंडपा के साथ आती हूँ। और लिली भी यहाँ पर निकल जाती है और उसका असिस्टेंट कहता है कि अगर यहाँ पर आपके डैड को पता लगा कि आप क्या करके आई हैं, उन्होंने आपको उनकी बायोलॉजिकल डॉटर को ढूंढने को कहा था, बट आप उन्हें अबंडन करने के साथ साथ उनके ही एंगेजमेंट के पार्टनर यानी कि फियांसे से अपनी शादी फिक्स कराई हैं, तो अच्छा नहीं होगा। और
वह कहती है यह सब बातें जाने दो, मैं सब कुछ हासिल करके रहूंगी, उसका जो भी है वह सब मेरा होगा। बट मास्टर तो यह सब देख रहे थे, वह उन्होंने भी आगे की प्लानिंग करके रखी थी कि आखिर आगे क्या होने वाला है। दूसरी तरफ हमें नैना को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने ही बायोलॉजिकल डैड से मिलने जा रही थी। बट यहाँ पर लिली पहुंच जाती है और कहती है कि तुम क्या सोच के यहाँ पर मिलने आई हो, तुम्हें क्या लगता है तुम यूं ही रैंडमली उठकर किसी भी पर्सन से मिल सकती हो, और अगर तुम उस एंगेजमेंट को तोड़ने की सोच रही हो वो तो पॉसिबल होने नहीं वाला। मैं और फू ऑलरेडी एंगेज्ड हैं, तो अच्छा होगा कि तुम हमारे बीच में से यहाँ से निकल जाओ। बेचारी नैना का तो दिल ही टूट रहा था क्योंकि वह तो इकलौता फैमिली मेंबर या कहें कि बेस्टी उसका बच चुका था। बट यहाँ पर लिली तो उसे बातें सुनाकर वहाँ से निकल जाती है और नैना यहाँ पर सोच रही होती है उसे आखिर क्या करना चाहिए। लिली जैसे ही यहाँ डैड के पास जाती है, डैड तो पूछने लगते हैं उनकी बायोलॉजिकल डॉटर आखिर कहाँ पर हैं। बट वह कहती है डैड आपको पता है वह लड़की आपसे मिलना नहीं चाहती, जैसे ही मैं उससे मिलने गई उसने कहा कि वह आपसे नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी पहले से ही एक फैमिली है। डैड भी इस बात से सैड हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बट मैं फिर भी उससे मिलना चाहूँगा, तो क्या तुम मुझे उससे मिलने का कुछ अरेंजमेंट कर सकती हो। तभी नैना के पास यहाँ पर फू आ जाता है और कहता है कि तुम आखिर इतनी स्ट्रेस्ड आउट क्यों हो। बट वह कहती है अरे नहीं, सब कुछ अच्छा है, तुम फिक्र मत करो। और यहाँ पर नैना के मन में तो चल रही होती है लिली की कही हुई बातें कि अगर आप दोनों साथ हुए तो आपकी हैप्पी एंडिंग नहीं होगी। इसलिए वह बड़ा ही करेज लेकर यहाँ पर फू से बात करती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए और अगर तुम्हें कोई ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। जिसके बाद फू यहाँ पर अपने ग्रैंडपा से के पास जाता है और कहता है आप क्यों चाहते हैं कि मैं यू फैमिली की डॉटर से ही शादी करूं। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि यह बहुत पहले तय हो चुका है कि तुम दोनों की शादी हो और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पूरे ही शहर में यहाँ पर हंगामा हो जाएगा और सब उथल पुथल हो जाएगा क्योंकि हम दोनों की ही कंपनीज काफ़ी बड़ी हैं और अगर हम दोनों यहाँ पर अरेंज्ड मैरिज को यहाँ पर आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर शहर में हमारी कंपनी काफ़ी ज़्यादा आगे ग्रो करेगी और यह पूरे शहर के लिए अच्छा है, तो तुम यूं ही अपने डिसीज़न नहीं ले सकते। और यहाँ पर फू तो आगे कुछ कह ही नहीं पाता क्योंकि ग्रैंडपा यहाँ पर बीमारी का दिखावा करने लग जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर लिली के पास उसका असिस्टेंट आता है और कहता है कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फू जो है और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने लग चुका है और किसी के नहीं बल्कि नैना के बायोलॉजिकल पेरेंट्स के लिए। इसलिए इन्होंने दुनिया भर में इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करने को अपने लोग भेज दिए हैं और वह दोनों उसी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। और नैना यहाँ पर उससे थैंक यू कहती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी यह मदद करने के लिए। बट जैसे ही उसका पैर मुड़ता है तो वो उसे अपनी बाहों में उठाकर ले जा रहा होता है। तभी यहाँ पर उनकी नज़र एक पिलर पे लगती है जहाँ पर एक पोस्टर लगा होता है जहाँ पर और किसी की नहीं बल्कि नैना के ही बचपन के फोटोज होते हैं और वह तुरंत से उस नंबर पे कॉल करते हैं और यहाँ पर पता लगता है कि पूरे के पूरे 20 साल पहले कुछ लोग अपने बच्चे को भूल चुके थे और उसे ढूंढने के फिराक में हैं। और जैसे ही वह लोग जाते हैं तो यहाँ पर एक 50 इयर्स ओल्ड कपल होता है जो कि यहाँ अपनी डॉटर को ढूंढ रहा होता है। सबसे पहले वह अपने डीएनए के लिए हेयर सैंपल्स देते हैं और यहाँ पर वह लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर कब यह सारे रिजल्ट्स आएंगे। उससे पहले वह अपनी बातें बताने लगते हैं कि वह उस गार्डन के पास हम उसे खेलने को ले गए थे और यहाँ पर फू और
नैना को तो समझ आ जाता है कि यह शायद से उसी के पेरेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि बताई गई इन्फॉर्मेशन तो नैना की बचपन की इन्फॉर्मेशन से मेल खाती है। तो यहाँ पर वह उनसे और ज़्यादा सवाल करने लगते हैं और उन लोगों को पहले ही सारी की सारी बातें पता होती हैं, इसलिए वह सारी बातें कह देते हैं और विद इन सेकेंड यहाँ पर रिपोर्ट का रिजल्ट आ जाता है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नैना उन्हीं की बायोलॉजिकल डॉटर है। जिस बात से दोनों कपल यहाँ पर बड़ा खुश होता है और नैना भी उन दोनों को देखकर यहाँ पर बहुत ही इमोशनल फील कर रही होती है। फाइनली उसे यहाँ पर उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स मिल चुके हैं और उन दोनों को हग करती है। वह दोनों यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो चुके थे, क्योंकि वह काफ़ी समय पहले से अपनी बेटी को खो चुके थे। यहाँ पर फू उन्हें फ़िलहाल के लिए रुकने को कहता है, बट वह कहते हैं क्या तुम हमें हमारी बेटी के साथ हमारा प्राइवेट मोमेंट बिताना दोगे। और नैना भी उसे यही कहती है, जिसके बाद यहाँ पर फू यहाँ उस फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कह देता है और वह कपल तो नैना को अपने साथ ले जा रहा था। वह कहती है आखिर कितना दूर है हमारा घर। वह लोग कहते हैं बस थोड़ा ही दूर है, तुम फिक्र मत करो। जिसके बाद यहाँ पर वो और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने को कह देता है, क्योंकि उसे उन कपल पर ज़रा तो शक हो ही चुका था। और वह कपल जैसे ही उसे अपने साथ ले जाता है, यहाँ पर वह कहती है आखिर हमारा घर कहाँ पर है। वह कहते हैं थोड़ा दूर जाकर है। तभी वहाँ पर वह उस नेकलेस को ढूंढने लगती है, जो कि गाड़ी में ही गिर चुका था, बट वह लोग उसे इस नेकलेस को वहीं फेंकने को कहते हैं। तो उसे समझ आ जाता है ये उसके पेरेंट्स नहीं हो सकते, क्योंकि यह नेकलेस उसे उसकी मॉम ने ही दिया था। और वह कहते हैं अरे तुम्हें इतने जल्दी समझ आ गया क्या। तो उसे यहाँ पर पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम्हें हमारे साथ तो चलना होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है यह सब करने के पीछे तो लिली का हाथ था और वह हेयर सैंपल्स भी लिली ने उसे दिए थे। वह लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। जिसके बाद फू जाता है यहाँ पर लिली के पास। लिली उसे वाइन ऑफर करती है और फू तो कहता है डायरेक्टली बात करो, क्या बात है। तो वह कहने लगती है कि तुम्हें मुझसे एंगेजमेंट तो कर ही लेनी चाहिए और यह अरेंज मैरिज पहले से फिक्स हो चुकी है, जो कि हमारे पेरेंट्स ने की है। तो अच्छा होगा कि तुम जल्द से जल्द उस नैना को भूल जाओ और मुझसे शादी कर लो, तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा और प्यार में तो तुम मुझसे पड़ ही जाओगे। और दूसरी तरफ यहाँ पर वह अंकल तो नैना की बहुत ही गंदे और विचित्र तरह की वीडियो बना रहा था। नैना उसे छोड़ने को कहती है। आंटी उसके मुंह से पट्टी हटाती है तो वह चिल्लाने लग जाती है कि तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा, जो तुम लोग कर रहे हो वह इलीगल है। और वह कहता है इलीगल विलीगल कुछ नहीं होता, अब हम तुम्हें जल्द ही सेल कर देंगे। और जिसके बाद वह वीडियो किसी को सेंड करने वाला होता है नैना की, जिसे जो वह उसे सेल करने वाला था। बट नैना कहती है कि आप लोगों को मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। आंटी उस पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम हमें डरा नहीं सकती हो। और अंकल तो बहुत ही गुस्सा होते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि डराना क्या होता है, तुम यहीं पर रुको। चाकू निकाल कर यहाँ पर उस पर हमला करने की कोशिश में होते हैं, बट आंटी उसे रोक लेते हैं कि अगर तुम इसे मार दोगे तो तुम इसे बेचोगे कैसे और पैसा कैसे आएगा। तो अंकल भी सोच में पड़ जाता है कि हाँ कह तो तुम सही रही हो, पर यहाँ पर सिग्नल नहीं है, मुझे सिग्नल ढूंढने के लिए बाहर जाना होगा। और उसे वार्निंग देकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें वापस से फू और लिली को बताया जाता है। फू कह रहा होता है तुम इतनी श्योर क्यों हो कि मैं तुम्हारे साथ प्यार में पड़ जाऊंगा। लिली कहती है कि मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, तुम प्यार में पड़ोगे, आखिर मुझ में कमी क्या है। और मुझ में और नैना में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि मैं काफ़ी एलाइट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जिसके बाद यहाँ पर लिली को भी कॉल आ जाती है और फू को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी नैना की, इसलिए वह उसके बारे में मैसेज करके बता देता है इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो। और उससे पूछता है कि आगे तुम्हें इस एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए क्या चाहिए। तो वह सीधे यहाँ पर 5 बिलियन वाले प्रोजेक्ट की डिमांड रख लेती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है नैना ने तो यहाँ पर अपने हैंड्स को अनटाई कर दिया था, बट आंटी की नज़र भी उसी पर थी, इसलिए
आंटी जैसे ही उसके करीब जा रही होती है और वह आंटी की बातें सुनती है तो उसे समझ आता है आंटी तो काफ़ी काइंड हार्टेड है, इसलिए वह उन्हें अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है। आंटी भी बताती है कि उनकी डॉटर की बहुत ही सीरियस इलनेस की वजह से डेथ हो गई थी, जिसके बाद अंकल इतने ज़्यादा पागल हो चुके हैं और वह अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी लड़की को बेचना चाहते थे और उसका पहला टारगेट बनी है इनकी नैना। और आंटी की बातें सुनकर पीछे से अंकल भी आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम क्या कर रही थी, और यहाँ पर चाकू पकड़कर वो उसे मारने वाले होते हैं, बट नैना ही अंकल को चोट पहुंचाकर वहां से भाग जाती है। वह भी उसके पीछे भागते हैं और ये सारी बातों की इंफॉर्मेशन लिली को भी पहुंच जाती है। इवन फू को भी पता चल जाता है कि उसे किडनैप कर लिया जा चुका है और वह रियल पेरेंट्स नहीं हैं उसके। तो यहाँ पर दोनों को ही अर्जेंट काम होता है, इसलिए जाने की बात करते हैं और लिली कहती है कि मैं उसे इतनी आसानी से वापस से छूटने नहीं दूंगी, और उसे वापस से वहां पकड़ लिया जा चुका था। अंकल उसे पीट रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की। अंकल का खुद का हाल खराब था और बट वह यहाँ पर नैना पर गुस्सा करना नहीं छोड़ते हैं और आंटी भी उन्हें कहती है कि तुम होश में आओ, अभी यह सब हरकतें मत करो। वो उसकी गला रौंद कर हत्या करने वाले होते हैं, बट आंटी रोक लेती है तो वह नैना को सिर्फ बेहोश करते हैं और आंटी पर ही गुस्सा करने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं। और यहाँ पर अंकल यू जो हैं अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दे देते हैं कि जल्दी से जल्दी हो सके तो तुम मेरी बायोलॉजिकल डॉटर को ढूंढो, और मुझे डर है कि मैं ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा, इसलिए तुम्हें उसे ढूंढना होगा। मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। ज़्यादा समय बाकी नहीं है। असिस्टेंट वहाँ से निकल जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है वापस से उसी फैमिली को। वो यहाँ पर हमारी नैना को मारने वाले होते हैं, बट तुरंत से वहाँ पर वो पहुँच चुका था। तो अंकल तो यहाँ पर धमकाने लग जाते हैं कि अगर तुम ज़रा करीब आए तो इस लड़की की जान यहीं पर चली जाएगी। और यहाँ पर वह फू को इसीलिए धमका रहे होते हैं कि वह किसी तरह से उससे पैसे हड़प सके। अगर वह इसे सेल नहीं कर सकते तो इसी से पैसे लेंगे, और पैसे की डिमांड करते हैं हमें पूरे के पूरे 100 मिलियन चाहिए। फू उन्हें कहता है ठीक है, पर तुम्हें कोई भी ट्रिक प्ले करने का अधिकार नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए पैसे ज़रूर लाऊंगा, पर तुम इसे मार नहीं सकते। आंटी भी अपने हस्बैंड को समझाती है कि तुम इसे मारना मत, क्योंकि उन्हें पता था उनकी बेटी की जान जाने के बाद उसका हस्बैंड थोड़ा तो मेंटल हो चुका है, इसलिए अपने हस्बैंड को समझा रही थी कि कोई ट्रबल क्रिएट मत करना। दूसरी तरफ अंकल यू को भी उनकी बेटी की लोकेशन मिल चुकी थी और उन्हें यकीन हो चुका था कि वही लड़की उनकी बेटी है, इसलिए पूरा काफिला लेकर वहां निकल गए थे। और यहाँ पर लिली को भी पता चल जाता है डॉक्टर से कि उसके डैड जो हैं अपने बायोलॉजिकल डॉटर को ढूंढने के लिए वहां से निकल गए हैं। और यहाँ पर अंकल ऑर्डर दे देते हैं फू को मारने के लिए। आंटी भी मजबूरी में अपने हस्बैंड की बात सुनकर फू को मारने वाली थी, और बट यहाँ पर फू किसी तरह से खुद को बचाता तो है, बट आंटी फिर भी एकदम निडर होकर उसे मारने लग जाती है, क्योंकि अंकल ने उसे धमकी दे दी थी और फू को भी मजबूरी में मार खानी पड़ती है सिर्फ और सिर्फ नैना की वजह से। और पीछे से तभी यहाँ पर उसके गार्ड्स आ जाते हैं और जिस वजह से वह उसे नैना को बचा तो लेता है, बट अंकल उसे चाकू घूम देते हैं। तभी अंकल को यहाँ पकड़ लिया जाता है और अंकल यू भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जो कि ऑर्डर दे देते हैं उस अंकल को वहां से ले जाने को। और इससे पहले अंकल यू यहाँ पर नैना से बात करते और बताते कि वह उसके डैड हैं। यहाँ पर फू बेहोश हो जाता है, इसलिए वह उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ पहले मुझे इन्हें ले जाने दीजिए, और अंकल यू भी उसकी हेल्प करते हैं उसे अपने साथ ले जाने के लिए। और उसे रोक कर यहाँ पर बात करने वाले होते हैं, बताने वाले होते हैं कि वह उसका बायोलॉजिकल डैड है,
बट वह अपनी बात कंप्लीट कर ही नहीं पाते और कहते हैं कि चलो हम बाद में मिलेंगे। तो वह वहाँ से निकल जाती है और अंकल यू भी वहाँ बेहोश हो चुके थे, जिसके बाद बताया जाता है फू को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था और यहाँ पर नैना बहुत स्ट्रेस्ड आउट थी। तभी फू के ग्रैंडपा आते हैं और वह सीधे ही नैना को थप्पड़ लगाकर डांटने लगते हैं कि यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने उसे अपनी वजह से उसकी जान को जोखिम में डाल दिया है। और तभी डॉक्टर को कहते हैं कि प्लीज मेरे ग्रैंडसन को सेव कर लीजिए। और दूसरी तरफ यहाँ पर लिली डैड के असिस्टेंट को डांट रही होती है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने इनकी जान को कितना जोखिम में डाल दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पापा को यहाँ से ले जाने की, तुम अगर इनके साथ कुछ भी होता तो वह तुम्हारे जिम्मे होता। जिसके बाद वहाँ से असिस्टेंट के जाते ही वह उनका ऑक्सीजन मास्क निकालने वाली होती है, तभी उसका खुद का असिस्टेंट आ जाता है और वह कहता है कि इन्होंने अपनी बेटी को ढूंढ लिया था और आप अभी इनकी जान नहीं ले जा सकते क्योंकि इन्होंने बिल पहले से ही बना के रखी है और शायद से इन्होंने अपनी बेटी के नाम ही की होगी। वह कहती है ठीक है, ये अभी मर नहीं सकते पर ये जिंदा भी नहीं रह सकते और होश में भी नहीं आ सकते, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और उसका असिस्टेंट भी वह बात समझ आता है। आइडियली उसे बस उन्हें कॉमा में ही रखना था। और दूसरी तरफ वो होश में आ चुका था, उसके पास वहाँ पर लिली बैठी हुई थी। वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, वह अपनी एंगेजमेंट की बात करने लगती है। तभी यहाँ पर नैना भी पहुंच जाती है और नैना को देखते ही वो उसे गले लगा लेता है। नैना उसके लिए काफी फिक्रमंद थी और लिली यह सब देखते देखते बहुत जेलस फील कर रही थी। सोचती है सब कुछ छीन के तो रहूंगी तुमसे, और वह छीनने के लिए वह सबसे पहले एक बहुत ही बेकार से प्लेस में जाती है और यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जो हमने ड्रामा के स्टार्ट में उसकी स्टेप सिस्टर देखी थी वह होती है यानी कि निया। और निया यहाँ पर बहुत ही बेकार कंडीशन में रह रही थी। वह यहाँ पर लिली से पूछती है क्या तुम मेरा मजाक बनाने आई हो, बट यहाँ पर लिली तो उसे काफी सारे पैसे ऑफर कर देती है कि यह मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो। और यहाँ पर निया को तो पैसों की जरूरत थी ही, तो वह उसका काम करने के लिए अग्री कर जाती है। और वह काम क्या होता है वह हमें आगे चलकर अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। फिलहाल यहाँ पर निया तो उन पैसों को देखकर एकदम पागल हो गई थी, इसलिए किसी को कॉल करती है, किसी को नहीं बल्कि अपने डैड को ही कॉल करती है, क्या आप मेरा मैसेज पहुंचाने में मदद करेंगे। और वह मैसेज होता है यहाँ पर उन्होंने नैना को डिनर पे बुलाया था और उससे माफी मांगने के लिए यहाँ पर बहुत सारा तामझाम किया था, यहाँ पर लंच करवाने के लिए बुलाया था। और आंटी तो यहाँ पर इतना ज्यादा इमोशनल प्ले कर रही थी कि नैना उनकी बातों में आ जाए और माफी मांगने के लिए यहाँ पर उसके लिए जूस मंगवाते हैं। जूस में इन्होंने पहले से ही कुछ ड्रग्स ऐड करके रखे थे। आंटी यहाँ पर उसके साथ चेयर्स करते हैं और जैसे ही वह यहाँ पर इस जूस को पीती है उसका सिर चकराने लगता है, वह बेहोश होने लगती है। और निया और मॉम तो इस बात से बड़ी खुश थी। निया उसे एक रूम में लेके जाती है, यहाँ पर नैना के हाल बेहाल थे। तभी यहाँ पर एक पर्सन आता है जिसे कि कोई अजीब सी बीमारी थी जो कि छूने से फैलती है और वह उसके साथ उसे टाइम स्पेंड करने को कह देती है। और यहाँ पर वह नैना को कर्ज कर रही होती है कि अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है, बट नैना यहाँ पर होश में आने लगती है। निया तो उसे यहाँ पर पकड़ कर उसके साथ बदतमीजी करने का ऑर्डर देती है, बट नैना ने यहाँ पर चाकू उठा लिया था अपनी प्रोटेक्शन के लिए और उसे बचाने यहाँ फू भी आ चुका था, जिस चक्कर में निया यहाँ पर उस पर्सन के साथ अकेली रह जाती है और निया के साथ यहाँ पर बहुत ही गलत होता है और ये वहां से बच ना पाए इसलिए वहां पर गार्ड्स भी छोड़े गए थे। जिसके बाद यहाँ पर नैना को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसका फुल बॉडी चेकअप कराया जाता है, जिससे पता चलता है कि वह बिल्कुल सेफ है। और यहाँ पर उसका पैटर्निटी टेस्ट अगेन करवाया जाता है उन्हीं पेरेंट्स के साथ जो उन्हें पहले मिले थे और तुरंत से रिपोर्ट आ भी जाती है जिसमें कि
फिर से रिजल्ट्स मैच हो जाते हैं, दोनों शॉक में होते हैं। इसका मतलब उन्हें किसी ने तो तुम्हारे रियल पेरेंट्स के हेयर सैंपल्स दिए थे। तभी यहाँ पर उस अंकल को बुलाया जाता है यह पूछने के लिए कि आखिर वह हेयर सैंपल्स तुम्हें दिए किसने थे। बट वह अंकल कुछ भी बताने को रेडी नहीं था कि आखिर मैं तुम्हें यह बात बताऊं भी क्यों, और वह सैंपल मेरे भी थे, किसी और के भी थे, तो इससे कुछ नहीं होता, तुम आखिर कर क्या लोगे मेरा। तो वह ऑर्डर देने लगता है, मैंने फिर से डीएनए सैंपल कराए, फिर से मैच किए, इसका मतलब तुम्हारे तो नहीं थे, तो चुपचाप बता दो आखिर वह पर्सन कौन था। बट अंकल पता नहीं कौन से गरूर में थे, वह यह बताने को रेडी नहीं थे। तो यहाँ पर फू तो अब आंटी को भी मंगवा लेते हैं, और जैसे ही आंटी को बुलाया जाता है नैना उन्हें पूरी एश्योरिटी देती है कि आप फिक्र मत करिए, अंकल यहाँ पर आपको कुछ नहीं कर पाएंगे, आप बता दीजिए। आंटी नहीं बता रही थी, तो उनके फेस पे मास्क लगा के अंकल को पीटा जाने लगता है, जिस वजह से आंटी बता देती है कि ये सारा यू फैमिली के किसी पर्सन ने करवाया है। अंकल तो आंटी पर गुस्सा कर रहे थे, और यहाँ पर नैना भी कहती है कि आखिर यह पर्सन कौन हो सकता है जो यू फैमिली से बिलोंग करता है। तभी यहाँ पर वापस से इंफॉर्मेशन लाई जाती है अंकल यू और नैना के साथ वाली, जिसके बाद यह लोग सोचने लगते हैं कहीं वह यू फैमिली की ही बेटी तो नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अंकल यू की एक बायोलॉजिकल डॉटर हूँ और इसके पीछे लिली का हाथ और इसके पीछे जो है लिली का हाथ हो, यह सारी इंफॉर्मेशन छुपाने के लिए और उसे यहाँ पर उनके सामने ना आने देने के लिए और इस बात से निश्चिंत होने के लिए वो उसे कह देता है और उसे अपने साथ लेके जाता है। वह उसे अंकल यू से मिलाना चाहता था, बट लिली का असिस्टेंट उन दोनों को अंदर जाने ही नहीं देता, और लिली भी वहां पहुंच जाती है और उन दोनों की बातों को यहाँ पर अंकल यू का असिस्टेंट जो है सुन रहा होता है। उसे मालूम हो जाता है कि यह मिलकर अब अंकल यू को मारने वाले हैं, तो वह जल्दी से अंकल यू को बातें बताने जाता है। बट पीछे से लिली और असिस्टेंट आ चुके थे, और यहाँ पर वह अब इस असिस्टेंट को सफाया करने वाले थे, बट असिस्टेंट कोशिश करता है कि वह बात को टाल दे, और जैसे कि उन्हें लगे कि उसे तो किसी बात की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, और बात को टालकर वहां से निकल जाता है। बट लिली अपने असिस्टेंट को उसके पीछे भेज देती है। तभी यहाँ पर लिली अंकल के पास जाती है और कहती है कि मुझे पता है आप मुझे अबंडन करने वाले हैं, जैसे ही आपको अपनी बायोलॉजिकल डॉटर दिखेगी। और लिली वापस से पहुंच जाती है फू के ग्रैंडपा के पास और उन्हें मक्खन लगाने लग जाती है, क्योंकि वह हर हाल में फू से शादी करना चाहती थी, ताकि वह जितना भी नैना के पास है वह सब छीन ले। और इसलिए अंकल फू यानी कि ग्रैंडपा फू को इसी तरह से कन्विंस करती रहती है। यहाँ पर एक लेडी उनके फोटोज ले लेती है और वह फोटोज वह लिली को भेज देती है। यहाँ पर लिली का इरादा होता है इन फोटोज को वायरल करने का, यह न्यूज़ के साथ कि उसकी और फू की एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है, और वह जानबूझकर यह न्यूज़ वायरल करना चाहती थी। तभी हमें दिखाया जाता है फू और नैना जैसे ही जा रहे होते हैं उन्हें अंकल यू के असिस्टेंट दिखते हैं। यहाँ पर नैना कहती है अरे यह तो अंकल यू के साथ होते थे, तो वह उसे सेव करने को निकल जाते हैं। यहाँ पर अंकल यू कहते हैं इसके पीछे लिली का हाथ है। दूसरी तरफ लिली ने तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुला के रखी थी। उसका इरादा था अंकल यू के उठने से पहले पहले यह कंपनी अपने नाम करने के लिए, और यहाँ पर वह बहाना लगाती है कि आपको मेरे नाम पे वह करना होगा, क्योंकि अब डैड यू की हालत ठीक नहीं है, और अगर आप मेरे नाम पे नहीं करेंगे तो किसके नाम पे करेंगे। और आप तो जानते हैं फू फैमिली में मेरी एंगेजमेंट होने वाली है, ये तो जग जाहिर है, हर जगह इसकी न्यूज़ वायरल हो ही चुकी है, तो अच्छा होगा
कि आप लोग मुझे ही यह कंपनी हैंड ओवर कर दें। तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स बहुत सारा सोचने के बाद और इस बात से कन्विंस हो जाते हैं, क्योंकि फू कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है और यह न्यूज़ वैसे ही वायरल है कि इनकी एंगेजमेंट होने वाली है। तो अच्छा रहेगा कि हम इसी के नाम पे यह कंपनी कर दें और इसे ही अपनी कंपनी का चेयरपर्सन बना दें। सारे शेयर होल्डर्स इतना ज़्यादा डिस्कशन करने के बाद इस बात से अग्री हो जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं। लिली तो पहले से ही वह सब कुछ प्रिपेयर करके रखी थी और यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट साइन करने लगते हैं। वन बाय वन सभी साइन कर रहे होते हैं, बट यहाँ पर पहुंच जाती है नैना फू के साथ और सबको बताने लगती है कि यह उनकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, यह कंपनी को टेक ओवर नहीं कर सकती। शेयर होल्डर इस बात से अग्री नहीं करते हैं और यहाँ पर अंकल यू के असिस्टेंट को भी अपोज करने लग जाते हैं उसकी बातों को कि ज़रूर यह मिला हुआ होगा यहाँ पर नैना के साथ और नैना इस कंपनी को हथियाना चाहती है। फू भी कहता है मैं इस लड़की से एंगेजमेंट नहीं करने वाला हूँ, आपको ये गलतफहमी है कि मैं इससे एंगेजमेंट करूँगा और आप इस तरह से इसके नाम पर यह कंपनी नहीं कर सकते। लिली तो कहने लगती है आप लोग अभी यहाँ से चले जाइए, मैं आपको अपनी मीटिंग में बैठने नहीं दूंगी। शेयर होल्डर्स की बातें सुनकर भी वह लोग सोचते हैं कि आखिर वह कैसे इस बात को कन्विंस करे। फू कहता है कि मेरी होने वाली वाइफ तो यहाँ पर नैना ही है और उसके साथ ही वह एंगेजमेंट करने वाली है। तभी यहाँ पर अंकल यू का असिस्टेंट भी डीएनए रिपोर्ट्स बता देता है जो कि यहाँ पर नैना और उनकी डैड की थी। तो इस रिपोर्ट को देखते ही लिली तो उसे फाड़ देती है और असिस्टेंट को कहने लगती है कि मैंने आपको देखा था, आप अंकल यू यानी कि डैड के साथ कुछ गड़बड़ कर रहे थे। आप चाहते हैं कि डैड यहाँ जिंदा ना रहे, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। तभी यहाँ पर असिस्टेंट बताता है कि यह लड़की लिली जो है इस कंपनी को हथियाना चाहती थी। जैसे ही मैं अंकल यू से यह बात करने गया तो उसने देखो मुझे कितना ज्यादा पीटा और मेरी हालत क्या है, यह तो मुझे जिंदा मारना चाहती थी। शेयर होल्डर्स यहाँ पर समझ नहीं पाते हैं कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, बट शेयर होल्डर्स फिर भी लिली के फेवर में थे। बट यहाँ पर उसको अपोज करने, उसका डिसीजन अपोज करने यू आ जाते हैं यानी कि अंकल यू, और वह बता देते हैं कि उनकी बायोलॉजिकल डॉटर और कोई नहीं बल्कि नैना है और लिली ने उसे मारने की कोशिश की। इवन उसे मारने के साथ साथ उसने उसके असिस्टेंट की जान लेने की भी कोशिश की। तो शेयर होल्डर्स यहाँ पर मान जाते हैं कि अब वह लिली को सीओ नहीं देंगे और अंकल यू तो यहाँ पर लिली के ऊपर हाथ उठा देते हैं कि इतने सालों तक उन्होंने इसे पाला और उसने उनके प्यार का यह सिला दिया और उसे डांट रहे होते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चक्कर में यू की हालत खराब हो रही थी। उनकी बेटी यहाँ पर लिली को कहती है कि तुम डैड की कंडीशन इतनी खराब कर रही हो, यहाँ से जा सकती हो। बट लिली कहती है निया तुम्हारे से हार गई, बट मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है नैना अब अपने डैड की केयर करने लग जाती है। यहाँ पर वह उनकी इस तरह से केयर कर रही होती है कि वह अपनी हेल्थ को रिकवर होता हुआ फील कर रहे थे। यहाँ पर नैना कहती है आखिर मैं ऐसा क्यों ना करूं, आखिरकार इतने टाइम बाद मुझे मेरे डैड मिले हैं तो मुझे उनके साथ टाइम तो स्पेंड करना ही है। चलिए पहले आप यह पी लीजिए और उसके बाद हम आपका रेगुलर चेकअप कराने जाएंगे। जिसके बाद यहाँ पर अंकल यू बताने लगते हैं कि तुम्हारी शादी पता है ना फू के साथ होने वाली थी और अब जब तुम्हारी मेरी डॉटर प्रूव हो चुकी हो तो तुम्हारी शादी फू के साथ तो होके रहेगी। जिसके बाद लिली यहाँ पर किसी शेयर होल्डर को पकड़कर उसे मक्खनबाजी लगाने लगती है कि वह प्रोजेक्ट किसी तरह से उसका हो जाए, जिससे कि वह फिर से अपनी कंपनी में किसी तरह से वापस लौट सके। बट शेयर होल्डर उसे मना करता है कि यह सब चीजें अब मेरे हाथ में नहीं रही हैं, तुम्हें मुझसे इस
सबके बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, और यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। लिली बहुत गुस्से में होती है कि तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है, जो कि उसे नए प्लानिंग के बारे में बात करने को कहता है। बट लिली कहती है वह प्रोजेक्ट तो मैं लेके रहूँगी। और इसके बाद जैसे ही नैना जा रही होती है हॉस्पिटल में, तो एक लेडी को वह सेव करती है हॉस्पिटल के स्टाफ से। और यहाँ पर स्टाफ कहता है कि यह लड़की तो यहाँ की पेशेंट है भी नहीं, फिर भी यहाँ मंडरा रही है। तो नैना कामली उनसे पूछने लगती है कि प्लीज़ बताइए कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो उन्हें याद नहीं आ रहा होता है, बेसिकली वह मेंटल पेशेंट होती हैं, तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कहाँ से हैं। तो नैना उनकी पॉकेट्स चेक करती हैं, जहाँ पर उनका आईडी प्रूफ मिल जाता है, और वह बताती है देखा यह इसी हॉस्पिटल की पेशेंट है, तो आप इसे कैसे ट्रीट कर रहे थे। और यहाँ पर आंटी तो उससे इतनी इम्प्रेस हो जाती हैं, वह उसे अपने पोते से मिलाने की बात करती है शादी के लिए, कि तुम इतनी अच्छी हो और मेरा बेटा भी सिंगल है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। वह सच में बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम है। और वह स्मार्ट और हैंडसम गाय यहाँ आ भी जाता है, जो कि पहले से ही यहाँ पर नैना को जानता था। और इस बात से तो वह आंटी बड़ी खुश होती है, अरे ये तो और भी अच्छी बात है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। और वह दोनों इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। नैना कोशिश करती है यह सब से पल्ला झाड़ने की, तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो भी दूर से उन दोनों को नोटिस कर रहा था, और तुरंत से नैना के पास आ जाता है और डॉक्टर को कहता है अरे डॉक्टर माँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और आंटी भी यहाँ पर फू को पहले से ही जानती थी, यह शायद से फैमिली रिलेटिव थे, तो आंटी तुरंत से चली जाती है यहाँ पर फू के ग्रैंडपा से मिलने, और डॉक्टर फ्रेंड भी उन्हें अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। आंटी तो यहाँ पर अंकल फू से मिलने चली जाती है। अंकल फू तो आंटी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, तुम तो काफी टाइम बाद तुम्हें देखने को मिला। और उन दोनों की आपस में बातें लगी होती हैं कि उतने में वहां पर फू और नैना पहुंच जाते हैं। नैना को देखकर तो अंकल सीधे मुंह बनाते हैं और उसे निकालने लगते हैं, बट आंटी गुस्सा हो जाती है कि अगर तुम इसे निकालोगे तो मैं भी जा रही हूँ। तो अंकल उसे शांत करके वहीं बैठने को कहते हैं, और नैना को कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। आंटी कहती है यह बहुत अच्छी लड़की है, अगर यह मुझे यहाँ पर बचाती नहीं तो स्टाफ तो मुझे यहाँ से निकाल देने वाला था, और यह काफ़ी अच्छी लड़की है। अंकल कहते हैं बट मैं फिर भी इसे अपनी बहू बनने के लिए अप्रूवल नहीं देने वाला हूँ, और यह लड़की मेरे बेटे के साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आंटी कहती है कि इतनी अच्छी तो लड़की है और वो इससे प्यार भी करता है, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं यहाँ से जाती हूँ। अंकल भी यहाँ पर अपना मुंह बंद करके लेट जाते हैं। फू और नैना तो यहाँ पर बातें करने लगते हैं आगे की, और वह कहती है कि मैं ग्रैंडमा से मिलने जाती हूँ, आपसे बाद में बात करूँगी। और ग्रैंडमा अपने पोते के पास बैठी होती है, और यहाँ पर पूरी प्लानिंग चली होती है कि ग्रैंडपा कैसे जाकर इधर ग्रैंडमा को प्रपोज करेंगे, और यहाँ पर उनका लव एंगल बिठाने की बात चली हुई थी। और इन लोगों का कहना होता है कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, वह इस उम्र में भी प्यार करके शादी कर सकते हैं, और उन दोनों की जोड़ी तो रब ने बनाई हुई है, और पहले भी बस किसी वजह से उन दोनों की शादी नहीं हो पाई थी, लेकिन अब तो वह इस शादी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और ग्रैंडपा को चेयर अप किया जा रहा था कि किस तरह से ग्रैंडमा को प्रपोज किया जाए। नैना भी उन्हें यहाँ पर चेयर अप करके वहाँ से भेज देती है। ग्रैंडपा यहाँ पर फ्लावर बुके लेकर ग्रैंडमा के पास जा रहे होते हैं, और यहाँ पर जैसे ही उसे प्रपोज करते हैं उन दोनों की लवी डवी बातें बताई जाती हैं, और ग्रैंडपा यहाँ पर उन्हें कहने लगते हैं कि काफ़ी टाइम बाद हम मिले हैं, और तुम्हें याद है कॉलेज के दिन कैसे हुआ करते थे। अब देखो क्या उम्र हो चुकी है, अब हमारे पोता पोती की शादी की उम्र हो गई है। और तभी यहाँ पर ग्रैंडपा की हालत ख़राब होने लगती है, तो
यहाँ पर ग्रैंडमा काफ़ी नर्वस हो जाती हैं और उन्हें नर्वस देखकर वह हंसने लग जाते हैं। यह सारा ग्रैंडपा नाटक कर रहे थे उनका दिल का मुआयना करने के लिए और उनके दिल में अपने लिए केयर देखकर वह खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पर फू और नैना भी पहुँच जाते हैं और ग्रैंडमा बताने लगती है कि इन दोनों को भी तो शादी करने दो। ग्रैंडपा भी मान नहीं रहे थे कि तभी यहाँ पर नैना को वॉमिट होना शुरू हो जाती है। तभी वह उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और पता लगता है कि वह प्रेग्नेंट हो चुकी है। फू कहती है क्या हमारा बच्चा आने वाला है और ग्रैंडपा भी एक्साइटेड हो जाते हैं, इसका मतलब अब मेरा ग्रेट ग्रैंडसन आने वाला है। ग्रैंडमा कहती है अभी तो तुम कह रहे थे कि इन दोनों की शादी नहीं हो सकती, इसका मतलब वह तुम्हारा ग्रेट ग्रैंडसन नहीं होगा। तो ग्रैंडपा तो कहते हैं कि वही मेरा ग्रैंडसन होगा, अगर वह शादी को तोड़ना पड़े तो मैं तोड़ने वाला हूँ, पर अपने ग्रेट ग्रैंडसन को बाहर नहीं पलने दूंगा। तभी यहाँ पर अंकल यू भी आ जाते हैं। वह कहते हैं आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे खानदान की मैरिज अलायंस को तोड़ने की। यहाँ पर ग्रैंडपा एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं। फू और नैना तो यहाँ पर हंसे जा रहे थे। तभी यहाँ पर फू कहता है कि आप फिक्र मत करो और अंकल यू और नैना की बातों से यहाँ पर ग्रैंडपा को भी पता लगता है कि वह उनकी ही बेटी है, यानी कि उन दोनों का ही मैरिज अलायंस पहले से फिक्स था और उन्हें इस बारे में अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और उन दोनों की शादी आगे कंटिन्यू हो सकती है। यहाँ पर अंकल यू भी कह देते हैं कि जल्द से जल्द शादी की तैयारी करो और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है लिली यहाँ पर किसी को कॉल करके हेल्प की उम्मीद में होती है कि तभी यहाँ पर पहुंच जाती है निया और निया की हालत बहुत गंदी थी। उसे भी वही डिजीज हो चुकी थी जो उस पर्सन को थी जो कि फैलती है और यहाँ पर निया बताती है कि तुम्हें बता दूं कि नैना के पास एक गुड लक है और वह गुड लक को अट्रैक्ट करती है और जो भी उससे भिड़ता है उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसी मेरी है, तुम्हारी भी एक दिन वैसी होगी और यह पूरा का पूरा एक कर्मा है। तो अच्छा होगा तुम भी उससे भिड़ो मत, नहीं तो तुम भी किसी ना किसी दिन मेरी तरह गंदा एंड के साथ मरोगी और तुम्हारे लिए वह अच्छा नहीं होगा। और वह उसका मजाक बनाते हुए वहां से निकल जाती है और लिली का गुड लक सुनते ही यहाँ पर दिमाग खनकता है, इसलिए वह अपने असिस्टेंट को एक मास्टर को ढूंढने के लिए कह देती है और अगले ही दिन उस मास्टर के पास पहुंच जाती है। यह मास्टर बेसिकली गुड पावर्स को अट्रैक्ट करने वाला नहीं बल्कि बैड पावर को यूज करने वाला था। तभी वह उससे एक डॉल देता है और कहता है यहाँ पर उस पर्सन का नाम लिखो जिसे तुम इफेक्ट करना चाहती हो और वह यहाँ पर नैना का नाम न लिखने के बजाय किसका नाम लिखती है यह तो थोड़ी देर में पता लगेगा। तभी हमें दूसरा सीन बताया जाता है जहाँ पर नैना यहाँ पर फू के साथ जा रही होती है। तभी फू की हालत खराब होती है और हमें पता लगता है उसने यहाँ पर फू का ही नाम लिखा था और फू की कंडीशन वर्सन पे वर्सन हो रही थी। तभी वो हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल में उन्हें पता लगता है कि फू तो एकदम फिट एंड फाइन है। वह कहती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी हालत तो बहुत खराब हो रही थी। तो ग्रैंडपा कहते हैं क्या हमें वेडिंग को पोस्टपोन करना चाहिए, बट वो इस बात से मना कर देता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, यह शादी तो होकर ही रहेगी। और तभी हमें उस शादी को होते हुए दिखाया भी जाता है जहां पर यू फैमिली और फू फैमिली के दोनों ग्रैंड मास्टर्स होते हैं और यहाँ पर दूल्हा दुल्हन को भी इनवाइट किया जाता है। जहाँ पर जैसे ही वह दोनों एंट्री लेते हैं यहाँ पर उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा होता है अंकल यू के द्वारा और सारी फैमिली यहाँ पर काफ़ी खुश होती है। यहाँ पर अंकल फू भी उन्हें परमिशन ग्रांट कर देते हैं और मैरिज टोकन दिया जाता है, बट तभी यहाँ पर थंडरस्टॉर्म होता है। सारे लोग शॉक होते हैं क्योंकि यहाँ पर फू भी बेहोश हो चुका था और वह होश में ही नहीं आ रहा था। सभी लोग यहाँ अनाप शनाप बातें लगा रहे होते हैं तो ग्रैंडपा यहाँ गुस्सा हो जाते हैं कि चुप करो सभी के सभी। तभी यहाँ लिली आ जाती है और उन्हें कहती है कि हाँ
ऐसा ही होगा ना जब तुम लोग गलत पर्सन के साथ इसकी शादी कराओगे। मैं तुम्हें बता दूं कि ये नैना बिल्कुल भी लकी लड़की नहीं है जो कि अभी तक कहा जाता आ रहा है, और वही अपने मास्टर को साथ में लेके आई होती है। वह मास्टर भी कहता है कि हाँ, इसका लक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और यह फैमिली में आने के योग्य नहीं है। तो यहाँ पर दोनों ही कंफ्यूज में होते हैं, अंकल यू और ग्रैंडपा फू। तो यहाँ पर नैना सोच रही होती है, आखिर यह मास्टर ऐसा क्यों कह रहे हैं, बचपन से तो मैं ही लकी स्टार हूँ। बट यहाँ पर ग्रैंडपा फू उस बात को मानने को तैयार नहीं थे, नैना भी मानने को तैयार नहीं थी, ऑब्वियसली, क्योंकि लिली उन्हें लेके आई थी। बट लिली सबको धमकाने लग जाती है, अगर आपको फू को सही कंडीशन में देखना है तो आपको उसकी शादी मेरे साथ ही करानी होगी। और जैसे ही वह जाती है फू के पास और उसे उठने को कहती है तो वो तुरंत से उठ जाता है। तो यहाँ पर उन्हें लगता है कहीं ऐसा सच में तो नहीं कि लिली ही लकी स्टार है, और ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि पीछे से वह मास्टर ही यहाँ पर मंत्र फूंक के यह सब कंट्रोल में रख रहा था ताकि इन सब को यही गलतफहमी रहे। और ग्रैंडपा भी कहते हैं, क्या सच में यह सच हो रहा है? क्या मुझे सच में फू की शादी नैना के साथ नहीं करानी चाहिए? बट यहाँ पर फू कहता है यह सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट जैसे ही लिली उसका हाथ छोड़ती है वो फिर से बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर लिली अब ग्रैंडपा फू को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है, जिस वजह से ग्रैंडपा फू उसके आगे भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं कि प्लीज रुक जाओ। तो जल्दी से दिखावा करते हुए उनके पास जाती है, अरे अरे ग्रैंडपा, आपको मेरे आगे झुकने की जरूरत नहीं है। नैना यहाँ पर उसकी हर एक बात को समझ रही थी। तभी जैसे ही यहाँ पर डैड आते हैं और वह अपनी बेटी को वहां पर झुकने से मना करते हैं, तो डैड की हालत भी खराब होने लगती है, क्योंकि यह सब मास्टर ही करवा रहा था। और लिली कहती है, देखा, यह लड़की इतनी अनलकी है, इसके पास जाते ही सारे यहाँ पर बीमार हो रहे हैं। तो सभी के सभी लोग जितने पार्टी में थे, सारे गेस्ट यहाँ पर लिली से रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि आप सब कुछ कंट्रोल कर लो। तो यहाँ पर ग्रैंडपा फू भी अपना मैरिज टोकन दे देते हैं लिली को, क्योंकि वह भी इस बात से कन्विंस हो चुके थे। तो यहाँ पर नैना कहती है, अच्छा, अगर तुम इतनी ही लकी स्टार हो तो डैड को भी ठीक करके देखो। तो लिली तो उसके पास आती है और उसे थप्पड़ लगा देती है कि तुम इतनी घटिया लड़की हो, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर मास्टर नैना को मंत्र फूकने वाला होता है, बट यहाँ पर नैना का लक इतना ज्यादा होता है कि वह मैजिक बैकफायर कर जाता है, और जो यहाँ पर रियल मास्टर होते हैं उनकी आवाज यहाँ गूंजती है कि किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर डिवाइन प्रिंसेस को तंग करने की, और उसका लक इतना ज्यादा है कि तुम लोग उसे डिस्टर्ब कर ही नहीं सकते और मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ग्रैंडपा फू अब लिली पे गुस्सा करने लगते हैं कि यहाँ पर तुम हमें ठगने आई थी क्या? और सभी लोग भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाते हैं, क्योंकि मास्टर ने सबको नॉर्मल कर दिया था। तो लिली तो यहाँ पर अपने लाए हुए मास्टर पे गुस्सा करने लग जाती है कि तुमसे तो एक चीज हैंडल नहीं हुई। सारे ऑडियंस यहाँ पर जितने होते हैं वह लिली को डांटने लगते हैं कि तुम हमें यहाँ ठगने आई थी और तुम कितनी धोखेबाज हो। वो भी यहाँ पर उसे डांट रहा होता है। लिली यहाँ पर अपने मास्टर को कहती है कि आखिर तुमसे इतनी सी चीज हैंडल नहीं हुई, तुम किसी काम के नहीं हो। मास्टर कहता है कि मैं सब हैंडल कर सकता हूँ, बदले में तुम्हारी लाइफ चाहिए। वो लाइफ देने को तैयार होती है, और जैसे ही वो जादू करने लगता है, मास्टर यहाँ पर सीधे नैना से बात करता है कि मैं सब कंट्रोल कर सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी उसके लिए। और यहाँ पर वह भी उसे अपना लक उधार देने को तैयार हो जाती है। बट फेक मास्टर तो यहाँ पर इतने घमंड में होता है कि जैसे ही यहाँ जादू करने लगता है, यहाँ पर रियल मास्टर उसे वहीं के वहीं जादू को बैकफायर करके उसकी मौत हो जाती है। और लिली अपनी लाइफ जैसे कि उस मास्टर को दे चुकी थी, तो यहाँ पर अचानक से बुढ़ी हो जाती है।
यहाँ पर डैड जाते हैं उसके पास कि देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया, अगर तुम कहती मैं कंपनी तभी तुम्हारे नाम कर देता। तो वह कहती है यह सब बातें आपकी झूठी हैं, आप कभी भी मुझे अपनी कंपनी नहीं देने वाले थे। पर डैड ही उसे बताते हैं कि मेरी बात का यकीन करो, और यह रहा वह बिल जो मैं मरने से पहले बना चुका हूँ, काफी समय पहले का। और उस बिल के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी कंपनी जो है लिली के नाम होने वाली थी। तो लिली यहाँ पर शॉक में होती है कि एक गलत फहमी के चक्कर में उसने अपनी जिंदगी ही खत्म कर दी, और यहाँ पर स्ट्रेस में वहां से भाग जाती है। और इसी सस्पेंस और इसी रियलाइजेशन के साथ कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गलतफ़हमी हो तो वह उसका आपकी ज़िंदगी में रहने से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग कर दी जाती है। और अगर आपको यह ड्रामा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि आपका बेस्ट पार्ट कौन सा था। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।